हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 21 जून 2022 का न्यूज़ टुडे। ठीक है, तो इसमें पहली न्यूज़ क्या है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जो वस्तुओं की कीमतों और सब्सिडी इसके कारण भारत दोहरे घाटे की समस्या का सामना कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दोहरा घाटा हो क्या रहा है, जो कि उम्मीद है कि भारत में जो है सामना इसका कर रहा है। तो दोहरा घाटा क्या होता है, किसी भी जो देश होता है उसमें चालू खाता घाटे के साथ साथ अगर राजकोषीय जो घाटा है उसकी स्थिति की उपस्थिति हो, मतलब ये दोनों एक साथ ही अगर देखे जाते हैं किसी देश में, तो वो जो है दोहरे घाटे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों के टर्मिनोलॉजी है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले राजकोषीय घाटा या बजट घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा होता है जैसे कि मान लीजिए आप अपने आप को इंडिविजुअल देखिए, अगर आपका व्यय जो है वो ज़्यादा है, आपको मान लीजिए घर से 100 रुपये मिल रहे हैं पर आपका व्यय है 120 रुपये का। ठीक है, और आपकी आय है 100 रुपये। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है घाटा हो रहा है। तो इसी को राजकोषीय घाटा भी कहा जा रहा है कि सरकार का जो खर्च है वो उसकी आय की तुलना में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। राजकोषीय घाटे के कारण निम्नलिखित हो सकता है कौन से, बढ़ा हुआ व्यय, जो व्यय है वो बढ़ गया हो, जैसे फ्री बीज हमने अभी पढ़ा था, कल परसों भी पढ़ा था, फ्री मुफ्त उपहार जो देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो है जो व्यय जो बढ़ जाता है, जैसे कि उर्वरक सब्सिडी सब्सिडी हम अलग अलग लेवल पे किसानों को और नॉर्मल कस्टमर को अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो उनसे भी जो है व्यय जो है बढ़ जाता है। महामारी के कारण, ये तो नॉर्मल हर उसमें पॉइंट रहेगा ही, तो महामारी के कारण राजस्व में कमी आ रही है। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क है उसमें जो है कटौती आदि। उसके बाद देखिए जो चालू खाता घाटा होता है वो क्या होता है, तो ये जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर भुगतान संतुलन, उसके दो मुख्य चीज़ों में से एक ही है चालू खाता घाटा। ये क्या होता है, जैसे कि जब हमारा जो हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है, वो अधिशेष में ना जाए। अधिशेष क्या होता है, जब हम आयात और निर्यात दोनों अगर जैसे सेम रहता है तो ठीक है, पर अगर हमारा जो है जो निर्यात होता है वो ज़्यादा होता है तो हम अधिशेष में चले जाते हैं। और अधिशेष में ना जाने का मतलब है कि हम जो है निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे देशों से सामान ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम वहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ पे चालू खाता घाटा हो जाता है। ठीक है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, तो ऊर्जा आयात में वृद्धि, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है, जैसे कच्चा तेल, खाद्य तेल, उच्च घरेलू मांग और गैर प्रतिस्पर्धी निर्यात, मतलब हम जो निर्यात करते दूसरे देशों में वो गैर प्रतिस्पर्धी है, मतलब वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होगा तभी हम अच्छी चीज़ें बनाएंगे और उनको कम दामों पर दे पाएंगे। ठीक है, तो इससे जो है दोहरे घाटे से भारत जो है इसका सामना कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मंत्रालय है उसने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ती हुई जो सब्सिडी का बोझ है उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या को फिर से उभरने के प्रति सचेत किया है। ठीक है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार है उसने अपनी विवेकपूर्ण स्थितिकरण नीतियों के कारण जो है भारत पर मुद्रा स्फीति जनित जो मंदी है उसका कम खतरा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मुद्रास्फीति जैसे आपको पता ही है कि मार्केट में पैसा कम हो जाता है, चीज़ जो सर्विस और गुड्स और सर्विस होती है उसकी जो वो होती है कीमतें वो बढ़ जाती है, सामान की सर्विस की दोनों की कीमतें बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो है पैसे की कीमत कम हो जाती है। अब ये मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है, इससे तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जो हो जाती है वो हाई ज़्यादा हो जाती है बेरोजगारी, और स्थिर मांग जो है उसके साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति से होता है। मतलब डिमांड जो है वो अभी मान लीजिए आपको, आप डेली का जैसे कि मान लीजिए एक सोसाइटी में अगर दूध ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 100 पैकेट लेते हैं तो वो सेम है, डिमांड सेम है अभी भी, और स्थिर मांग के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति, वहीं पे पैसे की कीमत कम होती जा रही है, पैसा जो है मार्केट में वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी आ जाती है। दोहरे घाटे का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होगा, तो अक्सर इस शब्दावली का उपयोग जो है आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हानिकारक ही होता है, कई बार फायदेमंद होता है अगर कम टाइम के लिए आए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए लंबी अवधि तक होगा तो ये जो है नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। राष्ट्रीय बचत दर में कमी, अब इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय बचत दर में जो है कमी हो सकती है, ब्याज दर और विनिमय दर इनमें जो है बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, जिससे निर्यात महंगा हो जाता है, जब हमारा जो ब्याज है वो बढ़ जाता है तो उससे निर्यात हमें महंगा पड़ने लग जाता है। विदेशों से अधिक उधारी लेनी पड़ सकती है। दोहरे घाटे को कैसे दूर कर सकते हैं, तो गैर पूंजीगत व्यय जो होते हैं उनका युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए। सख्त मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी है उसको थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, इसके माध्यम से भी राजकोषीय समेकन की नीति अपनाई जानी चाहिए। मतलब मॉनिटरी पॉलिसी सख्त होगी तो राज्य को ज़्यादा आय अर्जित होगी। ठीक है, तो इससे भी जो है दोहरा जो घाटा है उसकी संभावना कम हो जाती है। आयात प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए और उसमें कटौती की जानी चाहिए, विशेष रूप से जो जीवाश्म ईंधन और गैर आवश्यक वस्तुएं हैं उसके मामले में। निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रुपए का उचित मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए, जो हमारे पैसे की वैल्यू
जो कम हो रही है उसको जो है उचित उसका मूल्य निर्धारण कर देना चाहिए। पूंजी के निरंतर आंतरिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए व्यवसाय करने में सुगमता, मतलब आंतरिक प्रवाह कब होगा भारत में पैसे का, मतलब बाहर से कब आएगा, जब हमारा जो व्यवसाय है वो करने में सुगमता होगी, मतलब लोग इजीली जो है व्यवसाय करना, जिसमें मतलब सरकार उनको हेल्प दे सकती है और उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA, इसने जो है निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जिसका नाम क्या है निपुण, ये शुरू की है। ठीक है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हमारे सेक्टर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो निर्माण करता है मकानों का, घरों का, इन सब का। तो इसके लिए जो है निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अभिनव परियोजना है। इसके तहत जो है एक नए कौशल और कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो MOHUA मंत्रालय है उसकी प्रमुख योजना है ये, और ये जो कि किसकी एक योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके तहत एक पहल है ये। ठीक है, निपुण परियोजना के कार्यान्वयन को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से खंडों में, तो पूर्व अधिगम की मान्यता, इसके माध्यम से प्रशिक्षण, मतलब इसका मतलब क्या होता है, RPI जो है जैसे कि कुछ जो मतलब काम करने आते हैं उनमें पहले से कुछ ना कुछ उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, एक होते बिल्कुल फ्रेशर होते हैं जो आके सीधा सीखने लग जाते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं, एक होते हैं जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, पूर्व अधिगमन की मान्यता जो PMKVY है इसका एक घटक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें जो है पूर्व में सीखे गए अनुभव और कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा PMKVY जो है वो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है। ठीक है, नलसाजी और अवसंरचना क्षेत्र कौशल परिषद SSC द्वारा मतलब SSC जो है द्वारा नए कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण उद्योगों, बिल्डर और ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेसमेंट होगी, मतलब इनमें। ठीक है, निर्माण उद्योग के बारे में अगर हम देखें तो यह 2022 का सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या अगले 10 सालों में 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें लगभग 9% का योगदान देता है, कंस्ट्रक्शन जो हमारा वर्क है। इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो नारेडेको, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस उद्योग साझेदार के रूप में निपुण योजना में शामिल हुए हैं ये दोनों। ठीक है, उसके अलावा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम निपुण योजना की क्रियान्वयन साझेदार होगी। योजना का महत्व क्या है, यह योजना श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर तलाशने में मदद करेगी, साथ ही उनको परिश्रमिक बढ़ाने, विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भी उन्हें सक्षम बनाएगी। ठीक है, प्रशिक्षुओं को दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, डिजिटल कौशल उद्यमिता पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है DANULM है, इसका उद्देश्य क्या है, शहरी गरीब परिवार को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो नोट क्या है, उपयुक्त पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निपुण भारत से अलग है। ठीक है, जो इसकी बात हो रही है DANULM जो यहाँ पे हमने देखी थी ना, जो कि MOHUA द्वारा एक पहल थी। ठीक है, तो ये इसकी बात हो रही है, ये वाली इससे जो है निपुण से अलग योजना है। भारत 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी पहले भी लगा था, फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा लेस कर दिया गया था। पहले क्या था 120 माइक्रोन पे, अब की बार जो है 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या PVC बैनर जो स्टीकर इनको जो है बैन कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसके नुकसान दे रखे हैं, क्यों प्रतिबंध लगा है। ये जीवाश्म ईंधनों से निर्मित होते हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है, इनका अस्तित्व सैकड़ों वर्षों तक रहता है। ठीक है, केवल कुछ का ही पुनर्चक्रण किया जा सका है। ये खाद्य एवं पेय में विषाक्त घटक घोल देते हैं, हार्मोन को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर कारक भी बन जाते हैं, महासागर को प्रदूषित करते हैं, समुद्री जीवों और पक्षियों की मृत्यु का कारण बनते हैं, हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये सब इसके कारण है। तो इसको जो है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसने जो है इसको बैन कर दिया 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, अधिसूचना के अनुसार जो पॉलीस्टाइरीन विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुएं सहित एकल उपयोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग को जो है 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये एकल उपयोग प्लास्टिक है उससे तात्पर्य क्या है, ऐसा प्लास्टिक जिसका निपटान या पुनर्चक्रण से पहले एक ही उद्देश्य के बार एक ही उपयोग किया जा सकता है, एक ही बार यूज़ होती है बस,
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसके तहत जो है निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित है। देखिए ये सारी यहाँ पे दे रखी है, तो एक बार रीड कर ही लेते हैं। प्लास्टिक स्टिक्स जो होती हैं, प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स जो कानों में लगाते हैं, गुब्बारे के प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरिन, थर्मोकोल वगैरह जो होता है। उसके अलावा कटलरी आइटम, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ व ट्रे। पैकिंग, रैपिंग फिल्म्स, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्डों और सिगरेट के पैकेटों को लपेटने व पैक करने में उपयोग की जाने वाली फिल्म। उसके अलावा अन्य वस्तु कौन सी है? 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर जो है, स्टीकर, ये सब बैन है। इससे पहले भी 30 सितंबर 2021 को जो है इसको 75 माइक्रोन से कम मोटे वाले बैग्स पर प्रतिबंध लगा था, पर 31 दिसंबर 2022 को इसको 120 माइक्रोन कर दिया था। ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम गुटखा, तंबाकू, पान मसाले के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 17 की मौत हुई। तो देश के अलग अलग राज्यों में जो है 19 से 20 जून में 17 लोगों की मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने से। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या होता है। उसके अलावा जो है टोटल अगर देखें हम, तो आकाशीय बिजली हर साल जो है 2 से 2,500 लोगों की जान जाती है, जिसमें से जो है 96% जो है मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक है। 96% सिर्फ ग्रामीण में होते हैं, 4% है जो शहरों में होती है। ठीक है। आकाशीय बिजली क्या होती है? वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निर्मुक्त करती है। जो लाइट वो होती है वो बहुत तेजी से निर्मुक्त करती है। इसमें से कुछ विद्युत आवेश पृथ्वी की सतह का रुख कर लेते हैं, कुछ ऊपर जाता है और उसमें से कुछ परसेंट जो है नीचे आ जाते हैं। विद्युत आवेश का निर्मोचन नमी धारण करने वाले विशाल बादलों में होता है, जिनकी लंबाई क्या होती है? 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। बादलों के ऊपर कितना टेम्परेचर होता है? -35 से -45 तक टेम्परेचर रहता है। ठीक है। भारत में आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रमुख पहल क्या है? तो भारत की जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने 5 दिन पहले ही इसकी जो है पूर्वानुमान और चेतावनी दे दी थी। ठीक है। आकाशीय बिजली की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान जो IITM पुणे है, उसने आकाशीय बिजली द्वारा ऐप दामिनी इसको तैयार किया है। ठीक है। ये जो मतलब अनुमान लगाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित प्रकार के परामर्श सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। क्या क्या सूचनाएं होती है? आकाशीय बिजली के गिरने की घटना और उनमें उनसे जो है होने हुई मौतों के आंकड़ों के आधार पर आकाशीय बिजली से प्रभावित क्षेत्रों का एक मानचित्रण दिया है। ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते, कहाँ पे कम होता है। प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, अंतर एजेंसी समन्वय और संचार क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आदि ये सब दिए हैं। ठीक है। अब देखिए फिगर में दे रखा है, तो जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक वो है आयंस है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपस में जब आसपास आते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे जो है कुछ हमारे पास धनात्मक नीचे भी होते हैं, तो ये कुछ इससे वो हो जाता है और कुछ परसेंट इसका वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वैश्विक समझौतों में बाधाएं उत्पन्न होने के कारण गूगल टैक्स 2023 के बाद भी जारी रहेगा। ठीक है। गूगल टैक्स जो है विदेशी डिजिटल आर्थिक कंपनियों पर भारत की जो इक्विलाइजेशन लेवी या फिर गूगल टैक्स हो वो 2023 के बाद भी रहेगा। ये टैक्स होता क्या है? मतलब कोई भी अगर कंपनी हमारे देश में आकर बिजनेस कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, ठीक है, कोई फिजिकल वो तो कर नहीं रही कि हम उस पर टैक्स लगे, तो इसी वजह से जो ऑनलाइन ये कंपनी है ये पैसा कमाती है, इसके ऊपर ये इक्विलाइजेशन टैक्स लगता है। ठीक है। तो ये जो है विदेशी डिजिटल कंपनियों के सीमा पार डिजिटल लेन देन से संबंधित मुद्दों के निपटने के लिए एक अंतरिम उपाय है। इसे वित्त विधेयक 2016 के माध्यम से लाया गया था। इसका कारण क्या है कि यह एक वैश्विक कर समझौता है, मतलब टैक्स समझौता एक तरह का, जिसे अलग अलग देशों द्वारा लगाए जा रहे इस प्रकार के कर को प्रतिस्थापित करना है। अब अपने कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना ये कर रहा है। ठीक है। भारत में जो ये है इक्विलाइजेशन लेवी है, इसको वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में बिना स्थायी प्रतिष्ठान वाली अनिवासी कंपनियों के, मतलब कोई उनका प्रतिष्ठान मतलब कोई परमानेंट एड्रेस तो है नहीं जहाँ पर उनका ऑफिस वगैरह हो, अनिवासी कंपनियों द्वारा प्राप्त डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के भुगतान पर लगाई गई थी। यदि भुगतान एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक होता है, 1 लाख रुपए से अगर वो भुगतान अधिक होता है तब ये लगता है। ठीक है। बाद में इसका विस्तार कर अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों को भी इसके दायरे में लाया गया। जो अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर थे उन पर जो है ये 2% लगने लगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो OECD है, उसकी 2 स्तंभ योजना के तहत वैश्विक कर सुधारों पर 140 सदस्यों, मतलब इसके इस जो ये सुधार हो रहा है इसके सहमति पक्ष में जो है सहमति दी अपनी। इस सहमति के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी कार्य करती हैं और मुनाफा कमाती है वहां कर के उचित हिस्से का उन्हें भुगतान करना होगा। ठीक है। कार्यान्वयन में चुनौतियाँ क्या हैं? अलग अलग हित, जैसे कि यूरोपीय देश है उसने डिजिटल कराधान के प्रश्न को प्राथमिकता दी है।
जबकि अमेरिका ने क्या कहा है, जो वैश्विक न्यूनतम दर होगी, मतलब जो विश्व में सबसे न्यूनतम टैक्स दिया जाता होगा, हम उसे फॉलो करेंगे, ये अमेरिका ने कहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष कर रही है। उदाहरण के लिए जो है, हंगरी में यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को दिया जाना समर्थन वापस ले लिया गया। ठीक है, संबंधकारी जानकारी क्या है, तो OECD है जो, उसके द्वारा आरक्षण, शरण एवं लाभ हस्तांतरण, BEPS, ये क्या होता है, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे कमाते जब टैक्स पे करने का होता है, तो जहाँ पे टैक्स सस्ता होता है ना जिस भी देश में, वहाँ पे जाके, जैसे कि आयरलैंड, वहाँ पे टैक्स सस्ता होता है, तो यहाँ पे कमाई करेंगे और टैक्स पे के टाइम पे वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके रूल के हिसाब से टैक्स कम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये BEPS होता है, इस पर अपनी कार्य योजना के तहत किया गया था। BEPS बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर योजना रणनीति को कहते हैं। इसके तहत ये कंपनियां कर भुगतान से बचने के लिए कर नियमों में निहित खामियों और अलग अलग नियमों का फायदा उठाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, हिमालय में पर्यटकों की अधिक भीड़ को देखते हुए नई रिपोर्ट में आपदाओं के विरुद्ध जो अग्रिम कार्यवाही है उस पर बल दिया गया। तो ये जो कार्यवाही पर बल है, ये क्यों दिया गया, क्योंकि एक रिपोर्ट निकाली गई, किसके द्वारा, तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन का पर्यावरण आकलन, इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, तो इसकी वजह से जो है ये किया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन की जो मांग है उसने भारतीय हिमालयी क्षेत्र पर दबाव बढ़ा दिया है। ठीक है, टूरिज्म जो है उसकी वजह से, जो जैसे कि हम हिमालय की बात करें, तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे होंगे, ये सारी हमारे स्टेट है जहाँ पे जो है हिमालय का फैलाव है। ठीक है, आप फिगर में भी ऊपर देख ही रहे हैं। इसके अलावा और क्या कहा गया, तो देखिए महामारी की अवधि 2020 से 21 को अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है उसमें पर्यटन का दबाव दशकों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, भारतीय हिमालय के क्षेत्र के 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 राज्यों में जो है फैला हुआ है। भारतीय हिमालय क्षेत्र पर पर्यटन के प्रभाव क्या हो रहे हैं, तो इसमें जो है पर्यावरण प्रभाव में प्रमुख क्या है, एक तो प्रदूषण हो रहा है, वहाँ की भूमि, मिट्टी, वायु, जलवायु। ठीक है, जैव विविधता की हानि हो रही है, इतने सारे लोग जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि आदि, विशाल शहरीकरण और यातायात की भीड़, स्थानीय देशज संस्कृति को नुकसान, खाद्य असुरक्षा आदि। उसके अलावा हाल ही में जो है पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति, इसको जो है जारी किया था। इस रणनीति के हिसाब से जो है सतत पर्यटन के विकास के लिए रणनीतिक स्तंभों की पहचान की है इस नीति ने। ये निम्नलिखित हैं, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देना। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब बनाना पर्यावरण को, ताकि फ्यूचर में भी इसका यूज़ किया जा सके। जैव विविधता की रक्षा करना, आर्थिक संधारणीयता को बढ़ावा देना। संधारणीयता पर्यटन के लिए अन्य सिफारिश क्या गई, तो समुदाय आधारित पर्यटन को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, सतत एजेंडा को बढ़ावा देने के साथ विनियमन पर्यटन प्रथाओं की स्थापना की जानी चाहिए। उसके अलावा पर्यटन वाहनों पर हरित कर लगना चाहिए। ठीक है, ग्रीन टैक्स जो होता है वो लगना चाहिए इन वाहनों पर। उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए अन्य सुर्खियों में पहला क्या है टॉपिक, तो पहला टॉपिक है दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन में संबंध प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो दूरसंचार विभाग है उसने डिज़ाइन आधारित विनिर्माण को सुगम बनाने के लिए जो PLI योजना है इसमें संशोधन किया है। इस योजना की अवधि को जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मौजूदा प्रोत्साहन दरों के ऊपर 1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन दर का भी प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, जो ये योजना है इसके तहत 4000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में मौजूदा जो PLI है उसके भाग के रूप में डिज़ाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, 5G, उसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम निर्मित करना था। डिज़ाइन आधारित विनिर्माण योजना जो है घरेलू और वैश्विक कंपनियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और गैर जो MSME उद्योग है दोनों के लिए खुली व्यवस्था है। उसके बाद हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ। ठीक है, ये क्या होती हैं, हाइब्रिड मतलब वो प्रतिभूतियाँ होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा जो वित्तीय साधन होते हैं ना, वित्तीय हमारी जो बड़े बड़े जो साधन होंगे उनको जोड़ने के बाद बनाई जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको जोड़ने के बाद जो बनाई जाती है वो हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ होती है। तो इसके लिए जो सेबी है उसने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक 20 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष है KV कामत, और यह समिति जो है हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। जिसका पर्पज़ क्या होगा, तो हाइब्रिड प्रतिभूतियों का विकास को बढ़ावा देने, तो इसके निर्गमन को सुगम बनाना, घरेलू एवं वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना। उदाहरण के लिए जो अवसंरचना निवेश न्यास है, रियल एस्टेट निवेश न्यास, प्रेफर्ड स्टॉक्स आदि। ठीक है, उसके बाद
पिंक बालवर्म PBW। ठीक है, तो हाल ही में जो पंजाब हरियाणा है उसमें कपास फसल चक्र के आरंभिक चरण में PBW संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, अब ये जो है पिंक बालवर्म जो है एक कीट होता है जिसका नाम क्या है, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। ठीक है, इसे कपास के कीट के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र का स्थानिक जीव है। वयस्क मादा जो PBW है वो कॉटन बोल्ड पर अंडे देती है। अंडों में निकले गए लार्वा जो है बीजों को खा जाते हैं, कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। PBW प्रथम पीढ़ी के जो ट्रांसजेनेटिक बीज कपास एवं कीटनाशक है उसके प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनका असर इन पे कम होता है जो कीटनाशक होते हैं। इस प्रकार यह कपास की वृद्धि में देश का देरी का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में मरुस्थल। तो तमिलनाडु क्या है, एक छोटा मरुस्थल है, इसमें लाल रेत के टीले हैं। यह तुत्तुकड़ी जिले तक ही जो है सीमित है। इन लाल टीलों को तमिल में थेरी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है क्वाटरनरी युग उसकी तलछट शामिल है जो कि 2.6 मिलियन वर्ष पहले था। यह समुद्री निक्षेपों से जो है निर्मित होते हैं। लाल रेत के टीलों में विभिन्न खनिज जैसे कि इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूलाइट, गार्नेट, जिरकोन आदि पाए जाते हैं। अध्ययन से क्या पता चलता है कि लाल टीला क्षेत्र अतीत में एक पूरा पाषाणकालीन तट रहा होगा। यहाँ कई स्थानों पर चूना पत्थर की उपस्थिति समुद्री अतिक्रमण का संकेत देती है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये क्या है, तो ये जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने जनजातीय गांवों के तेजी से विकास के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। ठीक है, जनजातीय प्रजाति के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, सभी विभागों मंत्रालयों के कार्यक्रमों योजनाओं का अभिसरण एवं समन्वय करना ताकि निचले स्तर पर योजनाओं को सही से लागू किया जा सके। सुर्खियों में रहे स्थल कौन से हैं, सबसे पहला कोलंबिया जिसकी राजधानी क्या है, बोगोटा। ये रहा कोलंबिया, ये रहा ऊपर बोगोटा। तो कोलंबिया ने पूर्व जो गुरिल्ला लड़ाका गुस्तावो पेट्रो है उसको अपना नया राष्ट्रपति चुना है। क्या नाम है, गुस्तावो पेट्रो। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर और पश्चिम में, यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका ऐसे। इसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर पे भी लगती है। राजनीतिक सीमा क्या है, यह ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा, पेरू, वेनेजुला इसके साथ भूमि साझा करता है। यह जो है कोस्टा रिका, डोमिनियन गणराज्य, हेती, होंडुरास, जमैका, निकारागुआ और कैमन आइलैंड्स के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भौगोलिक विशेषता क्या है इसकी, तो उच्चतम बिंदु जो है इसका सिएरा नोवादा डी सांता मार्टा पर्वत श्रृंखला में स्थित पीको क्रिस्टोबल कोलान जो कि 5700 मीटर पे है। प्रमुख नदियाँ कौन सा है, पैरामो पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान, झाड़ीदार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मैग्डेलेना, अमेजोन, ओरानिको आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। लिथुआनिया जिसकी राजधानी क्या है, विनियस। ये लिथुआनिया है और इसकी राजधानी क्या है, विनियस। बेलारिया इसके ऊपर लताविया, इस्तोनिया। तो रूस ने जो है कलिनिनग्राद एक तक जो है लिथुआनिया के पारगमन प्रतिबंध की निंदा की है। तो ये जो कलिनिनग्राद है ये क्या है, जो बाल्टिक सागर है उस पर रूसी संघ का एक बहिर्क्षेत्र है। ठीक है, लिथुआनिया उत्तर पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला बाल्टिक क्षेत्र है। राजनीतिक सीमा क्या है, लताविया, बेलारूस, पोलैंड, रूस, कालिनिनग्राद से होते हुए जो रूस है उसके लिए इसके साथ सीमाएं साझा करते हैं। यह बाल्टिक सागर के माध्यम से स्वीडन के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। भौगोलिक विशेषता क्या, उच्चतम बिंदु आकस्तोसस हिल जो है। ठीक है, लिथुआनिया की प्रमुख नदियाँ नेमस, नेरिस और वेंटा। उसके बाद देखिए सुर्खियों में रहे संरक्षित स्थान कौन से हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश के अवैध रेत खनन उसको समाप्त करने के लिए NCS के कुछ हिस्सों में इसे गैरकानूनी बनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, NCS में जो है 2006 में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। NCS 3 राज्यों यूपी, MP और राजस्थान इसमें फैला हुआ है। ठीक है, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। NCS चंबल और उसकी सहायक नदी पार्वती की कुल 435 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध है। NCS गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त जो घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन है, मगरमच्छ, कछुआ जो कि टर्टल है, इसी कई दुर्लभ प्रजातियों का अधिवास भी है। खुवस सुगुल नेशनल पार्क, यह पार्क क्या है, मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, जो कि रशिया और चाइना के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है उसमें स्थित है। ये कौन सा, खुवस गुल।
इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया है। यह रूसी सीमा के निकट उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुवसगुल में स्थित है। इसमें मंगोलिया के मीठे जल का लगभग 70% हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद सुर्खियों में रहे बांध, तो सिरुवानी बांध ये कहाँ है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा केरल के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बाद केरल ने जो है कोयम्बटूर की पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सिरुवानी बांध से अतिरिक्त जल को छोड़ दिया ताकि जो है तमिलनाडु में पानी जा पाए। यह बांध जो है जो पलक्कड़ केरल है उसमें स्थित है और सिरुवानी नदी पर बनाया गया है। अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडार योजना, तो ये जो है जो NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसको 10 गीगावाट विद्युत ऊर्जा के भंडारण की परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया। इसको निर्मित करने का प्रमुख उद्देश्य चीन की सियांग नदी जल डायवर्जन योजना को प्रतिसंतुलित करना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की जलराशि प्रदान करती है। यह बांध जो है अरुणाचल प्रदेश के यिंगकियोंग में बनाया गया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना ही था। 21 का हो गया, अभी 22 का भी देख लेंगे आज ही। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।